बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज एक बार फिर बात होगी अजब करप्शन की गजब कहानी के हवाले से। बात होगी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की। बात होगी मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अली मीर के हवाले से। बात होगी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से सैलाब जदगान को दिए गए 52 अरब रुपए की सब्सिडी जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर दी गई, मंजूर की गई, जिसमें से पहली किस्त 10 अरब रुपए अदा कर दिए गए। इन 10 अरब रुपए को जिस तरह करप्शन की नजर किया गया, जिस तरह इस पर डाका डाला गया, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डाका डाला गया, करप्शन करने का तरीका तब्दील किया गया। बड़े अहम दस्तावेजात जो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, इन दस्तावेजात के लिए मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैनेजिंग डायरेक्टर अली मोहम्मद मीर साहब से 12 बार राब्ता किया और उन्होंने बजाय जवाब देने के एब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल की, गालियां बकी, बदतमीजी की। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के बड़े अहम सरकारी ओहदों पर जिन अफसरान को तैनात किया गया है, उन्हें इतना भी अंदाजा नहीं कि अगर आपके साथ कोई खबर से मुतालिक कंसर्न बात की जाती है तो अपना मौक़िफ़ दीजिए, ना कि गालियां बकी जाए, बदतमीजी की जाए और संगीन नताइज की धमकियां भी दी जाए। तो मैं साकिब सलीम कुरैशी अपने इस प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मोहम्मद अली मीर साहब को दरख्वास्त कर रहा हूं, आइए अपना मौक़िफ़ दीजिए और बताइए कि आपके इक़्तिदार में आते ही, यानी आपका चार्ज संभालते ही यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर जिस तरह की बदनवानी और करप्शन में इजाफा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? किस तरह मुल्तान, सक्खर, फैसलाबाद, लाहौर और दीगर रीजन्स में करप्शन की जा रही है? किस तरह वेयर हाउसेज में माल की जो सप्लाई है, जो पैकिंग है, जो रेट है, वो मन चाहे रेट पर दिया जा रहा है? वज़ीर आज़म की जानिब से जो सब्सिडी फरहाम की गई, जो रेट दिए गए, वो रेट आखिर किस तरह इसको करप्शन कर कर रिश्वत बाजारी गर्म की गई? हमें बताया जाए ये कौम का पैसा किस तरह यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में बांटा गया, बंदर बांट की गई। किस तरह यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर जो घी है वो महंगे दामों सस्ता ब्रांड खरीदा गया? कौन जिम्मेदार है? ये डॉक्यूमेंट्स चीख चीख कर कह रहे हैं मोहम्मद अली मीर साहब, आपकी खामोशी, आपकी बदतमीजी इसे नहीं रोक सकती। मैंने आपसे 12 बार राब्ता किया और एक बार फिर आपको कह रहा हूं कि आइए, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, जवाब दें। इस वक्त वजीर आजम साहब जागने की जरूरत है। आपकी इत्तेहादी हुकूमत वफाकी इदारों को नुकसान पहुंचा रही है और यही काम अपोजिशन के लिए यकीनी तौर पर एक फायदा मिलेगा कि जहां आप पर तनकीद की जा रही है, आप रिलीफ की बातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब अब आपके मातहत अफसरान, आपके मातहत लोग जिन्हें बाहर से लाकर यहां बिठाया गया है। तो मोहम्मद अली मीर साहब, आप पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के यकीनी तौर पर खास किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। आप यकीनी तौर पर उनके साथ वहां काम करते रहे, आप पर्सनल सेक्रेटरी के साथ काम करते रहे। यहां जिन जिन लोगों को आप लेकर आए हैं, जिनको तैनात किया गया है, मैं बात करूं मुल्तान से लेकर फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, डीजी खान, जहां जहां पे यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के वेयर हाउसेज हैं, तमाम तर ओहदे, तैनातियां, तकर्रुरियां बेची गई हैं, सबके रेट फिक्स किए गए और मेरे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मैं हर किस्म के आपकी धमकियों से, आपकी बदतमीजी से ना घबराने वाला हूं और ना खबर से पीछे हटूंगा। आज अपने नाज़रीन के साथ एक अहम लेटर में शेयर करने लगा हूं जो इस वक्त स्क्रीन पर मेरे साथ चल रहा है। ये लेटर भी मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं है, ये लेटर लिखा गया है जनरल मैनेजर फाइनेंस की जानिब से। जी हां, जनरल मैनेजर फाइनेंस की जानिब से ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर में जो पिछले प्रोग्राम में मैंने इशू रेज किया था, जिससे मुताल्लिक मैंने आपसे भी राब्ता किया, आपके जीएम से भी राब्ता किया, आपके डायरेक्टर से भी राब्ता किया कि बताया जाए कि इस तरह जो ट्रांसपोर्टेशन की मद में, जो पैकिंग्स की मद में करप्शन की जा रही है, जो बंदर बांट की जा रही है, उसका जवाब दें कि वजीर आजम ने जो 10 अरब रुपया सब्सिडी की मद में यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को दिया ताकि इन गरीबों को सहूलियात फराहम की जाए, उनके घरों तक वो माल सामान पहुंचाया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कि जो लेटर लिखा गया उसमें जनरल मैनेजर मेरी ही खबर को कंफर्म कर रहे हैं और उन्होंने बावर करवाया आपको भी और तमाम जोनल मैनेजर्स को कि जो रेट 120 रुपए पर बैग पैकिंग का आप ले रहे हैं, ये गलत है, इसे फिल फॉर रोका जाए। क्योंकि 2015 में जो नोटिफिकेशंस हुआ, जो एसओपी फाइनलाइज किए गए, पैकिंग का रेट 20 से 30 रुपए है। चलें आज के दौर में अब 40 रुपए ले लें। क्या आप मुझे बताएंगे एमडी साहब, ये 10 अरब रुपए के लिए कोई एसओपी प्लान किया गया है, कोई एसओपी रिलीज की गई है? आखिर जो पेपरा रूल्स हैं, उन पर किस तरह काम किया जा रहा है?
कोई बताने को तैयार ही नहीं है। 1,40,000 बैग्स जो मुल्तान वेयर हाउस में पैक किए गए। ये छोटी सी करप्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटी सी करप्शन सिर्फ मुल्तान की है। अब मुल्तान से दीगर शहरों में चले जाएं, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात और डीजी खान, जहां जहां वेयर हाउस है वहां पैकिंग के क्या हालात हैं। और 140 रुपए में से जब आप 40 रुपए जो कि मुकर्ररा रेट है वो माइनस कर देते हैं तो 100 रुपए बनता है। ये 100 रुपए करप्शन की मद में कहां गया? 1,40,000 बैग्स जो पैक किए गए, जिनका लेबर चार्जेस 120 रुपए रखा गया, इसमें से 40 रुपए निकाल दें माजूर के साथ तो 80 रुपए बनते हैं। ये पैसे किसकी जेब में गए हैं? कोई जवाब दे नहीं। ठीक इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की मद में जो ट्रांसपोर्ट हायर की गई मुल्तान से डीजी खान के लिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक तरफ खजाने को माशी नुकसान दिखाया जा रहा है। इसहाक डार साहब अपना रोना रो रहे हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब अपना रोना रो के चले गए कि कौमी खजाने को साबका हुकूमत खाली करके गई है। अगर खाली करके गई और यकीनी तौर पर नुकसान भी हुआ तो यह पैसा किसकी जेब से जा रहा है? यह कौमी खजाने को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? क्या मोहम्मद अली मीर साहब आप बताना पसंद करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की मद में मुल्तान से गाड़ियां डीजी खान गई, क्या सीधा माल डीजी खान वेयर हाउस दस्तयाब नहीं था? ये बड़ा अहम सवाल है। ठीक इसी तरह डालडा के साथ जो आपने बिड्स की, जो परचेज ऑर्डर आपने लिए, उस परचेज ऑर्डर को जो आपने प्रोवाइड किए, यानी 520 रुपए का डालडा का सेकंड ब्रांड मनपसंद घी आपने परचेज किया, तो ये जो घी आपने इस्तेमाल किया और जो हजारों की तादाद में, जो लाखों की तादाद में जो आपने बैग्स लिए, जबकि डालडा आपको 420 रुपए का, 450 रुपए का मिल रहा था, तो ये इतना डिफरेंशिएट जो 100 रुपए का, 120 रुपए का आया, इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी जेब में ये माल गया? ये बड़े अहम सवालात हैं और मैं आपसे बार पूछ रहा हूं। मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हर फोरम पे तैयार हूं। आज चैलेंज करें, मैं हर फोरम पे जवाब दूंगा। आप वजीर आजम हाउस में आए, आपको जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम साहब आप जवाब लें, आपकी जिम्मेदारी है कि ये इदारे आपके मातहत हैं। किस तरह इस इदारे को लूटा और खसूटा जा रहा है। SOP के नाम पर धज्जियां उड़ाई गई हैं कवानीन की, पेपरा रूल्स के नाम पर कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक इसी तरह यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का मैंने विजिट किया, ये फुटेज आपके साथ चल रही है। यहां पे जिस तरह सब स्टैंडर्ड चावल 1 क्वालिटी कहकर बेचे जा रहे हैं, कचरा बेचा जा रहा है जनाब, और उसके ऊपर जो रेट लिया जा रहा है वो 1 क्वालिटी का लिया जा रहा है। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि दाल, चावल, चीनी, घी जिस पर कमीशन लिया जा रहा है, इसी कमीशन की मद में साबका हुकूमत में चेयरमैन जुल्करनैन उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा था। इसी करप्शन की नजर पे हमने इससे पहले भी MD को देखा कि जो भी आता है इस यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में, चंद करप्ट अफसरान के साइड वो बैठ जाता है। किसी को E11 में फ्लैट दिए जाते हैं तो किसी को S6 में अपार्टमेंट दिया जाता है। किसी को खुश करने के लिए करोड़ों रुपए की करप्शन के रास्ते दिखाए जाते हैं। अगर आपको अब भी शक है कि आप अभी भी सच हैं और ठीक हैं तो आएं, मैं तैयार हूं आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए, तमाम तर शवाहिद देने के लिए। अपना मौक़िफ़ दें, क्योंकि अब शायद बहुत देर हो चुकी है और जिस तरह के रीजन्स बेचे जा रहे हैं और मुसलसल बेचे जा रहे हैं, अब इसका जवाब FIA को ही लेना पड़ेगा। FIA देखें कि किस तरह इन इदारों में करप्शन हो रही है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से भी दरखास्त है, स्पेशल ऑडिट यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का किया जाए, देखा जाए। वज़ीर आज़म साहब आपको जवाब लेना पड़ेगा। आप पूछें कि आखिर किस तरह ये सब चीजें हो रही हैं, किस तरह पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाब इस वक्त जरूरी है। हमारा काम है खबर देना और इस खबर को आखिर तक, मंतकी अंजाम तक ले जाना। अब जो लेटर है जो कि मेरी खबर के बाद 26/9/2022 को ये सर्कुलर जारी किया गया है, ये मेरा लेटर नहीं है, ये लेटर जारी किया है जाहिर है जनरल मैनेजर फाइनेंस सैयद हैदर रजा बुखारी साहब ने। आपके पास रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। इसमें वाज़ेह तौर पर वो कह रहे हैं कि पेमेंट ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग एंड पैकेजिंग चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ फ्लड रिलीफ पैकेज टू सिंध गवर्नमेंट, यानी सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंटों को चूना लगाया जा रहा है। भाई सिंध गवर्नमेंट ने क्या पूछा है यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन से? जो फंड आपके पास आया है ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया हुआ है, तो जो चार्जेस लेके आप पैकिंग चार्जेस हमसे काटना चाहते हैं, हमको मांग रहे हैं, वो किस मद में मांगे जा रहे हैं? साथ उन्होंने रेफरेंस दिया है टू द हेड ऑफिस लेटर 431 SOS 222-1696 27 अगस्त 2022। दोबारा से भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध एंड फेडरल गवर्नमेंट इन साउथ पंजाब फ्लड इफेक्टिवली, यहां पे वो कहते हैं कि जनाब अली आप लोग 15 मार्च को जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, वो मैं पढ़ देता हूं। मोर एवर
If any of the concerned thing feels that the rate of loading, unloading and packing charges are less as enhanced mentioned in the General Manager SONS letter dated 15th March 2021, then the concerned regional manager should give his logics reservations regarding less rate, loading, unloading and packing charges for the reimbursement purpose. यानी 15 मार्च 2021 पर जो रेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फिक्स किया, जो रेट यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने फिक्स किया, आज उसको बाईपास किया गया। आज कोई एसओपी नहीं बनाई गई, मनचाहे रेट के ऊपर 120 रुपए फिक्स कर दिए गए हैं। ये 120 रुपए किस मद में गए? यहां पे वो कह रहे हैं इट इज हियर बाय टू इन्फॉर्म दैट सम रीजनल मैनेजर्स, लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, जनरल मैनेजर फाइनेंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अली अमीर साहब, अगर आपके पास लेटर नहीं है मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। इट इज हियर बाय टू इन्फॉर्म दैट सम रीजनल मैनेजर as well the accounts officer of the regions misunderstand regarding the amount of rupees 120 which is being claimed through invoice of relief package from Sindh and federal government is the right of concerned warehouse in charge and same would be reimbursed to the warehouse। यानी यहां तो वो मान रहे हैं, जो खबर हमने दी उसको कह भी रहे हैं कि आप 120 रुपए गलत चार्ज कर रहे हैं। भाई इस लेटर को ही देख लो। मेरी खबर के बाद पिछले हफ्ते जब मैंने प्रोग्राम किया, आपके साथ भी शेयर किया, आपके दीगर लोगों के साथ भी शेयर किया, उसके बाद आज ये लेटर जारी हो गया। लेकिन इस लेटर के बाद आपने क्या किया? कितने लोग आपने सस्पेंड किए? कितने लोगों के खिलाफ इंक्वायरी खोली गई? यानी ये तो सिर्फ रीजनल ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। अभी तो जो तैनातियां, जो तकर्रुरियां बेची गई, जो तबादले बेचे गए, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक इसी तरह जो तकर्रुरी तबादलों के बाद जो परचेज ऑर्डर लिए गए घी चावल के महंगे दामों में, उसका जिम्मेदार कौन है? इन सब का जवाब आप ही को देना है एमडी साहब। और हम चाहते हैं कि आप आए, प्रोग्राम करना चाहते हैं प्रोग्राम करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मगर जवाब दें। आपका जवाब इंतहाई जरूरी, और आपकी खामोशी और बदतमीजी और आपकी जो एब्यूज लैंग्वेज है, ये आपकी तरफ उंगलियां उठा रही हैं कि आपने बहुत ज्यादा करप्शन में कहीं ना कहीं हिस्सा डाला हुआ, जिसकी वजह से अफसरान आपको खुश करने के लिए शायद बहुत कुछ करने को भी तैयार हैं। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक नए मौजूद पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाली करप्शन के हवाले से। इस बार फिर हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी करप्शन के हवाले से। मैं साकिब सलीम कुरैशी, मुझ पर झूठे, बेबुनियाद और जालसाजी के जरिए मुकदमात बनाए इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदर रफीक चौधरी ने, जो कि एक गैर कानूनी सोसाइटी जिसका एक्सटेंशन फेज 2 मुसलसल चला रहे हैं। इनके खिलाफ गुज़िश्ता साल यानी 2021 नवंबर से मुख्तलिफ अदालतों में केसेस का सामना करना पड़ा है। ये सोसाइटी जिसका एक्सटेंशन फेज 2 मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। जब इस खबर को मैंने बेनकाब किया, सच बताया और फिर अपने प्रोग्राम्स और खबरों के जरिए लोगों को बताना शुरू किया, तो इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए। और इस वक्त कचहरी में, एफएड कचहरी इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी की अदालत में पेश होकर ना सिर्फ झूठे मुकदमात बनाए बल्कि मेरे खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की। लेकिन ज़ेबा चौधरी साहब की अदालत में मुसलसल 4 से 5 माह के दरमियान एक तवील जंग मुकदमात का जारी रहा और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बताने में कामयाब रहा और रफीक चौधरी और उनके सेक्रेटरी नाकाम रहे। इस तरह आईसीएचएस की जानिब से जो मेरे खिलाफ जालसाजी और झूठा मुकदमा दायर किया गया था, जस्टिस ज़ेबा चौधरी साहिबा ने उसे फिल्फ और खारिज कर हुक्म इम्तनाई खारिज कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बार फिर सुरखरू होकर आपके सामने हूँ। आज एक बार फिर आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसका पूरा पलंदरा मेरे पास इस वक्त हाथों में मौजूद है, इस सोसाइटी की बुनियाद कब रखी गई, इस सोसाइटी के एक्सटेंशन फेज 2 को किस तरह गैर कानूनी तौर पर बेचा गया, रफीक चौधरी साहब ने किस तरह जालसाजी कर आईसीएचएस के अंदर किस तरह इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यानी इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल किया और रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते रहे। गोया कि मेरी दरखास्त के ऊपर डीसी इस्लामाबाद ने इस पर फिल फॉर एक्शन लिया, कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस पर एक्शन लिया और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने एक्शन लेते हुए इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी समेत दीगर ऐसी सोसाइटियां जो इस्लामाबाद में सिर्फ ऑफिस चला रही हैं लेकिन सोसाइटियां इस्लामाबाद से बाहर फॉल करती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। बड़ी अहम कामयाबी ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दरखास्त और मेरी दायर की गई पिटीशन के साथ ही, जिसके तमाम तर कागजात मेरे पास मौजूद हैं। ठीक इसी तरह अटक में इनके साथ क्या हुआ और क्या हुआ इनके साथ,
लाहौर हाई कोर्ट ब्रांच में भी। इन सब के तमाम तफसीलात आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा। इस वक्त आपको बताऊं कि रफीक चौधरी साहब जो कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदर हैं, वो आज भी गलत नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो डेवलपमेंट एक्सटेंशन फेज 2 में की गई या जो की जा रही है वो सब गैर कानूनी है, क्योंकि इनके पास ताहाल एनओसी नहीं है। ये नाम उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहे जब तक लोगों को पता नहीं था। आज तमाम तर कागजात मेरे पास मौजूद है और मैंने बार रफीक चौधरी को दावत दी, आए स्टूडियो में अपना मौकफ दें और हमें बताएं कि क्या सही और क्या गलत है। क्या अदालती कार्रवाइयां झूठ बोल रही हैं, ये कागजात झूठ बोल रहे हैं, वो तमाम एनओसी से मुतालिक जो पेपर्स मेरे पास मौजूद हैं, जब वो सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन रफीक चौधरी ने सिर्फ राह फरार इख्तियार किया। जो सेक्रेटरी है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, वो भी राह फरार इख्तियार रखते हैं और मुसलसल कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह 2 नंबरी कर डराया और धमकाया जाए। तो जनाब, एक तवील जंग 1 साल की आपने लड़ी, कानूनी भी और दूसरी भी, आपको हासिल कुछ भी ना हुआ। आपने प्राइवेट नंबरों से मुझे कॉल करवाई, आपने डराने की कोशिश की, जिनके मुकदमात का सामना आपको करना पड़ रहा है। आपकी 1 साल से जमानत मुस्तकिल मुस्तरद होती जा रही है और आपको कंफर्म जमानत होने के बावजूद जब मिली भी तो लेकिन आपका केस खारिज नहीं हो रहा, क्योंकि आप झूठ पर मबनी केसेस दायर करते रहे हैं। आपके साथ इंशाल्लाह मजीद मुलाकात भी होगी और मैं आपको इस वक्त अपने प्लेटफॉर्म से दावत दे रहा हूं, आए अपना मौकफ दें और इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो सच है वो सामने लाएं कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्सटेंशन फेज 2 के हकायक क्या हैं और क्या आपकी जो रजिस्ट्रेशन जिस पर आपने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था वो स्टे ऑर्डर भी खारिज हो चुका है रजिस्ट्रार की जानिब से, अब आपकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख हो चुकी है। तो किस तरह खरीद फरोख्त हो रही है, इस पर मैं तफसील के साथ आइंदा प्रोग्राम करूंगा और आपको बड़े बड़े अहम इंकशाफात से भी बताता रहूंगा। अपना अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।